नमस्कार, अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आज की इस 8वीं क्लास की संस्कृत कक्षा में हम संधियों के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि परः सन्निकर्षः संहिता इस सूत्र के अनुसार वर्णों की अतिशय सन्निधि अर्थात समीपता को ही संधि कहा जाता है। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या मिलाना। जब दो शब्द हम ये कह सकते हैं बल्कि एक दूसरे के समीप आते हैं तो निकटता के कारण जो पहला वर्ण है उसके अंतिम वर्ण के साथ जो संबंध स्थापित होता है, जो उससे जो विकार आता है वही संधि कहा जाता है। जैसे रमा प्लस ईशः रमेशः। इस प्रकार अ और ई के मिलने से ए का बनना और उसके बाद रमेश के रूप में उसका सिद्ध होना, यही संधि है। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि या अच संधि जिसे कहा जाता है उसके विभिन्न रूप हैं और उसमें भी यण, अयादि, गुण, वृद्धि, दीर्घ आदि जो संधियां हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। और आज इसी श्रृंखला में हम दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः। सूत्र के अनुसार यदि अक, अ, इ, उ, आप देखिए यहाँ पर अ, इ, उ, रे, रे के पश्चात कोई सवर्ण आता है तो पूर्व यानी कि उसके पहले दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश होता है। उदाहरण के लिए मुर प्लस अरिह, मुरारिह। पाठ प्लस आरंभ है, अ प्लस आ, तो यहाँ पर ये दीर्घ बन जाएगा और बन जाएगा आ अर्थात पाठारंभः। पाठ प्लस आरंभ पाठारंभ है। दक्षिण अयनम, अण और इसके बाद अ प्लस अ इक्वल टू बड़ा आ में इसका परिवर्तन होना, दीर्घ हो जाना। दक्षिणायनम। इन उदाहरणों को हम ध्यानपूर्वक बोलेंगे, पढ़ेंगे और अपने अभ्यास पुस्तिका में भी लिखेंगे। स्वराज्य आंदोलनम, स्वराज्य आंदोलनम, स्वराज्यान्दोलनम। कवि प्लस इंद्रः। जी हाँ, कवि प्लस इंद्रः, कविंद्रः, कविंद्रः, बड़ी ई। हमेशा दीर्घ संधि में करना है दीर्घ बड़ा। मुनि प्लस ईश्वरः, मुनीश्वरः, इ प्लस ई इक्वल टू ई। मही प्लस इंद्रः, महींद्रः, मही प्लस ईश्वरः, महीश्वरः। भानु प्लस उदयः, भानुदय। लघु प्लस ऊर्मिः,
लघूर्मि, वधू प्लस उदयः वधूदयः, पितृ प्लस ऋणम पितृणम। इसको एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। जैसे अ प्लस अ इक्वल टू दीर्घ होकर बड़ा हो गया आ, अ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस अ मिलकर बना आ। मतलब दीर्घ संधि में ये हमेशा दीर्घ ही होगा। आ भी आ ही बनेगा। छोटा ई, बड़ा ई जिसे हम कहते हैं, वो भी मिलकर बड़ा दीर्घ ही बनाता है। उ ऊ ऊ उ ऊ ऊ। समझ आया? इस प्रकार से दीर्घ संधि जो है वो बनती है और शब्दों में विकार जिस तरीके से उत्पन्न होते हैं, नए शब्दों का निर्माण होता है। स्वर वर्णेन सह स्वर वर्णस्य मेलनम स्वर संधिः। प्रारंभ में ही आपको मैंने बताया कि स्वर से स्वर का मिलन होना ही स्वर संधि कहलाता है। स्वर से स्वर का मिलन। संस्कृत भाषायां स्वीकृता स्वर्णवर्णा। स्वरवर्णा यानी कि संस्कृत भाषा में जो स्वर के वर्ण माने गए हैं वे हैं अ, आ, ए, ई, उ, रे, 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 ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से स्वर संधौ एतेषां परस्पर मेलनम भवति। और स्वर संधियों में इन्हीं का मिलन होता है। स्वर संधियों में इन्हीं का मिलन होता है। और इस प्रकार से ये विभिन्न स्वर संधियां बनती हैं। स्वर संधि जो हैं वो बनते हैं। इनके अंतर्गत दोबारा मैं आपको दोहरा दूं कि दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि हैं। दोबारा रिपीट करते हैं। अयादि संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और दीर्घ संधि। आपको इस समय केवल दीर्घ संधि के उदाहरण अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं, समझने हैं और जहाँ भी कहीं आपको परेशानी आती है आप मुझसे पुनः पूछ सकते हैं, पुनः समझ सकते हैं। संधियों के लिए एक विशेष रूप से बात जाननी आवश्यक है कि व्यंजन संधि और हल संधियों के जो दूसरे नाम हैं, जैसे स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं और व्यंजन संधि को हल संधि। इस प्रकार से इन संधियों का समझना और किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है यह सब कुछ समझना आवश्यक है। प्रत्येक प्रकार की संधि के अपने सूत्र और अपने नियम होते हैं। उसी के अनुसार हमें
उन्हें समझना होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मैंने आपको समझाया था दीर्घ संधि का, और इसका जो सूत्र था वह था अकः सवर्णे दीर्घः। अकः सवर्णे दीर्घः। और इसके बाद यण संधि के अंतर्गत उसका सूत्र माना जाता है इको याणची। वर्णों के आधार पर कौन से वर्ण से किस वर्ण तक किस संधि में प्रयोग किए जाते हैं, यह सभी कुछ सार रूप में इनके सूत्रों में छिपा होता है। लेकिन सूत्र के द्वारा इन्हें समझना बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।